नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक साइंस का 16वां भाग लेकर आज हम आपके बीच में फिर हाजिर हुए हैं। और पीछे के 15वें भाग के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हमने गति के समीकरण नंबर 2 का प्रतिपादन किया था। समीकरण नंबर 1 और 2 को हम पढ़ चुके हैं। आज हम गति की तीसरी समीकरण प्रूव करेंगे। ये बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा ये जो वीडियो डाले जा रहे हैं ये आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको समझ में आ रहे होंगे। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो लगातार क्रम से देखें, इसलिए हम प्रत्येक वीडियो पर पार्ट लगाते जा रहे हैं क्योंकि साइंस के टॉपिक है, इनमें क्रम बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो क्रम से आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो ही आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे। तो क्रम से देखें और अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अपने पूरे मनोबल के साथ आपके सामने उपस्थित हो सकें। और बता देना चाहूँगा कि कक्षा 10 के लिए हमारा वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड होता है, बेसिक साइंस का 10 बजे अपलोड होता है, और कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अगर साइंस से रिलेटेड कोई भी बच्चे आपके संपर्क में हैं, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस के वीडियो सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे अपलोड होते हैं बच्चों। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि फिजिक्स सिलेबस में भी लगभग 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा अपने इस चैनल पर आप लोगों की रुचि के लिए, क्योंकि ये भी अपने को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपनी रुचि के लिए महान वैज्ञानिकों के जीवन परिचय के बारे में, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में, उनके द्वारा प्राप्त बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए हमने आप लोगों के लिए कुछ चुने हुए महान वैज्ञानिकों के जीवन परिचय के बारे में वीडियो बनाने की कोशिश की है। वो भी हम आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपको पसंद आएंगे। बस आपसे आशा यही करते हैं कि आप उन वीडियो को देखें बच्चों, जो भी साइंस से जुड़े हुए हैं वो तो पक्का देखें, और उनको पता होना चाहिए कि हमें आखिर कैसे इतने महान वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित नियम और सिद्धांतों को समझने का मौका मिला और उन्होंने किस प्रकार इनका प्रतिपादन किया, वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो वो वीडियो भी हम लगातार आप लोगों को उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज अपना जो उद्देश्य है वो है गति की तीसरी समीकरण निकालना। ये एकदम सिंपल है। गति की तृतीय समीकरण, जो हमने 2 समीकरण शुरुआत में निकाली है, उसी से हम ये तीसरी समीकरण का प्रतिपादन कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो शुरू में हमने 2 समीकरण निकाली थी, कौन कौन सी निकाली थी वो मैं नोट कर देता हूँ, एक बार बताना, आप दोहराते भी जाओ साथ साथ। पहली समीकरण गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस AT, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। फिर हमने पढ़ी गति की सेकंड समीकरण, वो लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। और यहाँ सिंबल क्या कुछ थे वो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। s कण द्वारा तय की गई दूरी है, t लगा समय है, और u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, और a त्वरण है। नियत त्वरण से गति हो रही है तो a यहाँ पर क्या है, त्वरण है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, आज अपने को प्रूफ करनी है गति की तीसरी समीकरण। तीसरी समीकरण को प्रूफ करने के लिए आप एक काम करो, जो ये द्वितीय समीकरण है इसी से आप तीसरी समीकरण को प्रूफ कर सकते हो। एक तरीका तो ये है, कैसे कि इस समीकरण में जो तीसरी समीकरण है, वो समीकरण में आप क्या देखते हो कि समय का पद आपको नहीं मिलता। उस समीकरण में, तीसरी समीकरण में समय का जो पद है वो आपको नहीं मिलता, यानी वो सिर्फ वेग, दूरी और त्वरण से संबंधित होती है। इन बाकी समीकरणों में वेग, दूरी, त्वरण, समय सब कुछ है, लेकिन तीसरी समीकरण में समय का पद नहीं है। तो इन समीकरणों को आपको काम में लेना भी पड़ेगा। आगे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, तो उन क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए भी ये तरीका समझना पड़ेगा कि आप आखिर सर ये समीकरण हम कहाँ यूज़ में लें
और कब कौन सी समीकरण लगाएं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि एक सही समीकरण का सही समय पर हम यूज़ में लें। तो वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार का है, आपके प्रश्न में आखिर कौन सा मान दिया गया है, कौन सा मान पूछ रहा है। तो उसके आधार पर हम गति की इन समीकरणों को यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं फ़िलहाल इन दोनों समीकरणों का आपस में संबंध स्थापित करके समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में एडजस्ट करके तीसरे समीकरण का प्रतिपादन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं काम करूँगा, समीकरण 1 से समय का मान निकालूंगा। कैसा लिख सकता हूँ, v माइनस यू बटे ए बराबर टी। देखो चेक करो, v माइनस यू अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, टी। ये मान समीकरण 2 में रखना आपको। ठीक है, रखो s बराबर, तो s बराबर u v माइनस यू अपॉन ए, टी की जगह मान रख दिया, हाफ ए v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर, टी का स्क्वायर था ना। सॉल्व करो इक्वेशन को, s। इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको और आसान बनाने के लिए, या डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। चलो गुणा ही कर लेते हैं, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ, देखो ऊपर आएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर और नीचे आएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ ए। ये चीज़ समझ में आई, और ये चीज़ बचेगी। ठीक है, चेक करना, ए से ए कैंसिल कर दिया मैंने, लेकिन ए का स्क्वायर था ना इसमें, इसलिए नीचे सिर्फ ए बचेगा। यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, समीकरण तो हल करनी अपने को आनी चाहिए। इसका होल स्क्वायर लगाएंगे तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो सूत्र मैंने काम में लिया है। सूत्र तो आते हैं अपने को, लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र यूज में लिया है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज़। इक्वेशन सोल्व करना समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ो बच्चों, इसको सोल्व कर लो आप लोग, जैसे कैसे भी, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ, इसको अंदर गुणा कर दूं, या फिर आप चाहो तो इसमें से अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, वी स्क्वायर अपॉन 2a यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस यू वी अपॉन ए। मैंने इस 2a का अंदर गुणा कर दिया, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। s बराबर ये इक्वेशन भी मैं इस प्रकार नोट कर सकता हूं। देखो, मैंने a का अलग अलग भाग लगा दिया। गणित की ये प्रॉपर्टी होती है, लगा सकते हैं। अगर भाग में एक संख्या हो और तो ऊपर वाली संख्या में आप अलग अलग भाग लगा के देख सकते हो, आपको ये रिजल्ट मिलता है। और ऐसा मैंने क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न था, यहाँ मैंने ये चेंज किया है। क्यों किया, क्योंकि ये पद और ये पद बिल्कुल सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ ध्यान देना, ये जो पद है और ये पद है, इन दोनों पद में से कुछ कॉमन निकलता है। अगर ध्यान दें तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है। ये तो कैंसिल हो गया। वी स्क्वायर अपॉन 2a को मैं पहले लिख देता हूँ, इसको मैंने पहले लिख दिया, लिख सकते हैं अपने ऐसे। और फिर इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, इनमें से कॉमन निकल रहा है यू स्क्वायर अपॉन ए, यू स्क्वायर अपॉन ए, यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ तो बच गया -1,
और यहाँ बच गया 1/2। चेक करके देखें आप लोग, सही लिखा है मैंने ये। जब इसको सोल्व करते हो ना, v² / 2a प्लस u²/a, और यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो -1 में से आधा जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा, और माइनस का आधा बच गया तो यहाँ ये इक्वेशन ये बन गई v² / 2a माइनस u²/2a। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 1/2a, तो क्या बच गया v² - u²। ठीक है, अब इसको ऐसा लिख दो, इस 2a को इधर गुणा कर दो, 2as बराबर v² - u²। ठीक है, या फिर इससे ऐसे भी लिख सकते हो v² बराबर u² प्लस 2as। तब तक सॉल्व करो जब तक लास्ट पॉइंट ना आ जाए। ये समीकरण का लास्ट रूप आ गया है, इसे ही गति की तीसरी समीकरण कहते हैं। यह है गति की तृतीय समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा, गति की तीसरी समीकरण निकालना। एक साधारण बीजगणित है ये। ठीक है, कोई इसमें बड़ा कोई मैटर नहीं है मेरे हिसाब से। गति के दोनों समीकरण, इन दोनों समीकरणों को मैंने सही तरीके से यूज़ में ले लिया बस। अगर आप इसके अलावा अगर और कोई मेथड निकाल कर इसको निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि ऐसे ही क्यों निकाला, इसके लिए अलग मेथड भी होता है एक, उस अलग मेथड से भी आप लोग इस समीकरण को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, v² बराबर u² प्लस 2as, ये तीसरी समीकरण होती है। और ग्राफ से अगर हम ये करना चाहें तो ये समीकरण ग्राफ से प्रूफ नहीं होगी बच्चों। ग्राफ से इसलिए प्रूफ नहीं होगी कि इसमें स्क्वायर के पद आ रहे हैं, v² u²। तो अगर ग्राफ से प्रूफ करना चाहें तो आसानी से प्रूफ नहीं होगी। इसके लिए समाकलन एक विधि होती है, समाकलन विधि से इसको प्रूफ कर सकते हैं। वो आगे बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ोगे, इस कक्षा के लिए ये नहीं है। तो इसके लिए एक छोटा सा यही फॉर्मूला है कि v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80², ये दोनों समीकरण है। इन दोनों समीकरणों से मैंने समय के पद को गायब कर दिया। समीकरण 1 से समय का मान निकाला, वो समीकरण 2 में मैंने रख दिया, और उसके बाद में मैंने इक्वेशन सरल किए। अब सरल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, पक्षांतरण करना हो, कॉमन लेना हो, भाग देना हो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बेसिक फॉर्मूले आपको मैथ्स के ध्यान में होने चाहिए। मैंने समीकरण सरल की है, कोष्टक को सोल्व किया है प्लस माइनस का ध्यान में रखते हुए, और जो संख्याएं कॉमन आ रही थी उनको कॉमन लिया है, और जो संख्याएं आपस में कट रही थी उनको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। ठीक है, और कॉमन लेकर इस समीकरण को मैंने सोल्व कर लिया। लास्ट में मेरे को रिजल्ट प्राप्त हो गया v² बराबर u² प्लस 2as। ये गति की कौन सी समीकरण है, तीसरी समीकरण है। इस समीकरण के अंदर v अंतिम वेग होता है, बार बार कह रहा हूँ मैं, क्योंकि v हमने t समय पर वेग माना था और u प्रारंभ में वेग माना था। a कण का त्वरण है और s कण द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक है बच्चों, ये एक समान त्वरण के लिए या नियत त्वरण के लिए, त्वरण कितना माना है हमने, a माना है, तो नियत त्वरण के लिए गति की 3 समीकरणें हो गई। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से ये बातें। तो ये तो हमारा ये टॉपिक था। अब प्रश्न ये बनता है कि सर आपने इन सब में त्वरण का मान समान माना है। ठीक है, त्वरण का मान क्या माना है, समान माना है। तो समान त्वरण पर, त्वरण ए के लिए हमने 3 समीकरण निकाले हैं। मैं तीनों समीकरण फिर लिख देता हूँ यहाँ पर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट v बराबर u प्लस 80, सेकेंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ 80², और थर्ड इक्वेशन v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है बच्चों, देखो ये गति की 3 समीकरण है, याद कर लेना इनको अच्छी तरीके से। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि याद हो जाए। u v वेग है, इनकी जगह अगर और भी सिंबल मिल जाए तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। u v की जगह, a की जगह, s की जगह, दूरी की जगह अलग अलग सिंबल मिल सकते हैं आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग सिंबल मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि सर यही लिखना ज़रूरी होता है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं होता है। जैसे दूरी s है, s की जगह आपको x मिल सकता है, y मिल सकता है, z मिल सकता है, स्मॉल d मिल सकता है, कैपिटल D मिल सकता है।
ठीक है, ये अमूमन हम यूज में लेते हैं दूरी के लिए। और वेग को v से ही लिखते हैं। प्रारंभिक वेग कई जगह v नॉट ऐसे मिलता है, ये प्रारंभिक वेग है, कई बार ऐसे मिलता है कई किताबों में। मैंने यहाँ u लिख दिया, कई किताबों में v नॉट मिलता है ऐसे, ठीक है, तो भी आप ये समझ सकते हो। फिर त्वरण है, त्वरण को मैंने ए से लिखा है, कई किताबों में स्मॉल एफ भी लिखते हैं त्वरण को, स्मॉल एफ, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप बस ये चीज़ ध्यान में रखो ना कि ये सिंबल कौन सा सिंबल किसको बता रहा है, ठीक है। ये सिंबल किसी भौतिक राशि से बंधे हुए नहीं है, ये मैंने बार बार कहता हूँ आपसे, और बार बार ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये मत रटो कि एस दूरी होती है, एफ बल होता है, वी वेग होता है, नहीं, ए त्वरण होता है, ये गलत होता है ऐसे याद करना। हाँ पता है अपने को ये होता है, हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम इसी से दर्शाते हैं, वी वेग को वी से लिखते हैं, बल को एफ से लिखते हैं, लेकिन सही और असली पहचान हमेशा मात्रक से होती है। तो मात्रक से ही आप पहचान करो, ठीक है। ये अंग्रेजी के सिंबल है, अंग्रेजी के वर्ड हैं, ये वर्ड मैं कुछ भी यूज में कर लूँ, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी यूज में लिए जा सकते हैं ये वर्ड। लेकिन जो मात्रक होता है ना, मात्रक, वो मात्रक एक यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भौतिक राशि की, यानी एक अद्वितीय पहचान होती है। अद्वितीय पहचान का मतलब मात्रक की एक ऐसी चीज़ है जो एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। तो मात्रक से ही भौतिक राशि की पहचान करो बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बल का मात्रक बार बार बदल जाएगा, नहीं, बल का मात्रक अगर न्यूटन है तो चाहे आप किसी भी किताब में पढ़ लो वो न्यूटन ही मिलेगा। दूरी का मात्रक अगर मीटर है तो किसी किताब में पढ़ लो मीटर ही मिलेगा। हाँ, दूरी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस किसी प्रकार से दर्शाई जा सकती है। अब कई बार कहते हैं कि सर समय है, समय को मैं टी से लिख दूं। अब ये बात चल गई है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आप कहते हो टी टाइम होता है तो टी से लिख दिया। अब मैंने ऐसा लिख दिया टी बराबर 2 मीटर। अब बताओ क्या ये समय है क्या? अब ये समय नहीं है। अब आप कहोगे सर समय तो टी होता है, तो ये 2 मीटर, अब ये समय नहीं है, ठीक है। भले ही मैंने इसमें टी लिखा है लेकिन ये टी बराबर 2, मात्रक देखो इसका क्या है, मीटर है। तो मीटर होते ही अब ये समय नहीं है, अब ये लंबाई हो गया, अब ये लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या कर लेते हैं कि लगातार इन चीज़ों को दिमाग में बिठा लेते हैं, और फिर वो जब आगे बड़ी कक्षाओं में जाते हैं वो सिंबल उनको नहीं मिलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार इनमें तो कुछ अलग ही दिया हुआ है, जबकि अलग कुछ नहीं होता, वही चीज़ें हैं। और वही मैंने लास्ट की वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम थोड़ी सी एक पॉइंट पर और चर्चा कर लेते हैं। वो इसलिए कि कई बार ये चीज़ देखने को मिल जाती है, हालांकि मैं ये बात पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर त्वरण असमान है, और असमान त्वरण का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को एक इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि स्पीड बढ़ रही है और घट रही है। जैसे गाड़ी चल रही है, मैंने उदाहरण भी दिया था, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, फिर अगले 5 मिनट में स्पीड 70 हो गई, फिर अगले 5 मिनट में स्पीड 30 हो गई, फिर अगले 5 मिनट में जो स्पीड है वो 80 हो गई, यानी अनियमित रूप से बढ़ रही है। वो असमान त्वरण होता है। और असमान त्वरण का जो ग्राफ है ना, वो किसी प्रकार से आ सकता है, वो जरूरी नहीं है, फिक्स ग्राफ नहीं बनेगा उसका, ठीक है। जैसे मैं वेग समय वक्र एक आपको एग्जाम्पल के रूप में बनाकर बताऊं, एक तरफ वेग ले लिया, एक तरफ समय ले लिया, क्योंकि वेग समय वक्र त्वरण को प्रदर्शित करता है, वेग समय वक्र की जो ढाल वगैरह होती है वो त्वरण को दर्शाती है। तो वेग समय वक्र मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये असमान त्वरण है, ठीक है, असमान। एक बात और बता देना चाहूँगा, क्लियर करूँ, ग्राफ बहुत सारे बन सकते हैं ये, ठीक है, अलग अलग ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन मैंने केवल आप लोगों को वही ग्राफ बनाए जो उचित रूप से टॉपिक को क्लियर करते हो, ठीक है। अब बनाने को आप रीडिंग आपके मन में हो, रीडिंग मतलब जो भी आप मान लेना चाहो उन मान को रखो और ग्राफ बना लो, कैसा भी ग्राफ आ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक ग्राफ बना दिया, इस ग्राफ में मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि स्टार्टिंग के अंदर वेग बढ़ रहा है, ठीक है। अब कैसे बढ़ रहा है वो कोई आइडिया नहीं है, उसके बाद में वेग घट रहा है, समझ में आ रही बात मेरी, अनियमित रूप से लगातार ये घट रहा है। जैसे सपोज करो इस प्रकार ये घटता जा रहा है और घटता घटता यहाँ 0 हो गया, ठीक है। तो ये असमान त्वरण को प्रदर्शित करेगा, असमान त्वरित गति कहते हैं जिसे, असमान त्वरित गति, बढ़ा कम हुआ
ठीक है, या कम होने से फिर वापस बढ़ने लग गया, तो यह ग्राफ आगे से आगे चेंज होता जाएगा। ये असमान त्वरित गति है। लेकिन इस ग्राफ को मैं अपने टॉपिक से जरूर जोड़ देना चाहूँगा कि देखो यहाँ तक मैं बात करूँ इन 2 पॉइंट के बीच में, यहाँ वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, वेग बढ़ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ त्वरण पॉजिटिव है। ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। फिर यहाँ मैं बात करूँ इस पोजीशन में, यहाँ इस ग्राफ पर यहाँ वेग घट रहा है, देखो नीचे आ रहे हो आप लगातार, वेग में कमी होगी, वेग घटता है या घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो अपना त्वरण है ना कण का वो नेगेटिव है, और नेगेटिव त्वरण का मतलब क्या होता है, मंदन होता है। ठीक है, नेगेटिव त्वरण का मतलब क्या होता है, मंदन। यानी ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ ये मंदन को दर्शा रहा है, और ये त्वरण के पॉजिटिव मान को दर्शाता है। और मंदन कब होता है, जब हम किसी गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं तब मंदन होता है। तो इसका कोई फिक्स ग्राफ नहीं है, तो कैसा भी ग्राफ आपको मिल सकता है असमान त्वरण का। लेकिन हमने पीछे के टॉपिक से जोड़कर मैंने एक ग्राफ आपके सामने रख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो आज के इस पॉइंट के अंदर हमारा जो बेसिक टारगेट था वो गति के समीकरणों पर था, और तीनों समीकरण हम लगातार वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं। और मैंने ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की ताकि मैं प्रत्येक वीडियो में एक एक समीकरण को प्रूफ करवा सकूं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके सामने वीडियो डाले। तो अब मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर स्पेशली इन समीकरणों को यूज़ करने के तरीके बताऊंगा कि इन समीकरणों को आखिर हम काम में कैसे लें। ठीक है, जैसे आज की इस वीडियो में आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। लेकिन उससे पहले एक शर्त यही है आपके लिए कि आप लोगों को जो भी मैंने पीछे बातें बताई है वो बातें क्लियर होनी चाहिए, और उन बातों को क्लियर करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको वीडियो देखने पड़ेंगे शुरुआत से। ठीक है, तो कंटिन्यूटी से अगर आप वीडियो देखेंगे तो शायद मेरे हिसाब से आज ये जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, जिनको विज्ञान में न्यूमेरिकल कहते हैं, वो न्यूमेरिकल आप क्लियर कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ठीक है, इस पर ध्यान देना। जैसे आपको एक कह दिया कि एक वस्तु है, उस वस्तु का प्रारंभिक वेग, ये मैं आपको क्वेश्चन के अनुसार दे रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा आपको, हम तो मान के चल रहे हैं यहाँ पर प्रारंभिक वेग है वो 4 मीटर पर सेकंड है। मात्रक वाला ध्यान रखना है ये बात, इसलिए मैंने पहले ये पॉइंट क्लियर करवाए हैं। ठीक है, हमें सारे मात्रक कौन सी पद्धति में लेने, एसआई पद्धति में लेने, बस बात ये रखो। और एसआई पद्धति में कौन सा मात्रक क्या होता है वो मैंने शुरुआत में आपको बताया। अब बहुत सारे नए बच्चे जिनको ये पता नहीं है एसआई पद्धति क्या होती है, तो इसके लिए आपको पुराने वीडियो से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, पुराने वीडियो देखें फिर ये चीज़ सीखें। मैंने कह दिया कि वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ है। अब देखो जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। अब मात्रक देखो आप, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न हुआ है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, अब प्रारंभ में ये प्रारंभिक वेग होता है जिसको हम u से दर्शाते हैं। मैंने u लिख दिया लाल पेन से, और त्वरण को हमने a से दर्शाया तो a लिख दिया। अब ये त्वरण उत्पन्न हो चुका है, ये तो बात कन्फर्म हो गई। अगर ये त्वरण उत्पन्न हो गया ना इस वस्तु में, तो त्वरण पॉजिटिव है, और पॉजिटिव त्वरण ये बताता है कि वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। इसका मतलब इसका जो अंतिम वेग है, ठीक है, वो अंतिम वेग मुझे पता नहीं है। मैं लिख देता हूँ, लाल पेन से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, अंतिम वेग मुझे फिलहाल इसने नहीं दिया है, पता नहीं है, लेकिन मैं इतना आइडिया ज़रूर लगा लूँगा कि वो अंतिम वेग फुल स्पीड से बढ़ने वाला है, क्योंकि त्वरण पॉजिटिव है। देखो ये चीज़ें यहाँ क्लियर होनी चाहिए। ये ग्राफ इसीलिए होते हैं। ठीक है, इनको रटना नहीं, इनको समझना है। त्वरण पॉजिटिव जा रहा है, देखो प्लस में ना ही मान, इसका मतलब वेग बढ़ेगा। ये प्रारंभिक वेग इसने 4 दिया है, तो इसका मतलब अंतिम वेग इसका और ज़्यादा होने वाला है। निकाल के भी देख लेते हैं, चलो अंतिम वेग निकालना है आपको। आपके पास प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, त्वरण आपको दिया हुआ है, अंतिम वेग निकालना है, तो हम गति के समीकरण यूज में लेंगे। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देना, समीकरण ये रही अपनी तीनों, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v आपको निकालना है, u आपको दिया है, a आपको दिया है। ठीक, t समय की अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई इस सवाल में, दूरी की कोई चर्चा नहीं हुई, इसका मतलब फिलहाल अपना क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, और आगे बढ़ो, सवाल क्या कर रहा है,
सवाल आपसे कह रहा है कि 5 सेकंड के बाद, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है t बराबर 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड, t बराबर 5 सेकंड पर वस्तु का वेग निकालो। यानी आपको वस्तु का वेग निकालना है, v निकाल के बताना है 5 सेकंड के ऊपर। आ गया ना टाइम की बात। तो समीकरण में आपको देगा, जो मान दिए वो लिखो, कौन सा मान निकालना है वो लिखो, और फिर उनको मैच करो कि समीकरण कौन सी लगाएं। ठीक है, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन 2 समीकरणों से भी हल हो सकता है। t बराबर 5 सेकंड पर आपको वेग निकालना है, और फिर ये भी बताना है कि तय की गई दूरी कितनी होगी। तय की गई दूरी s भी ज्ञात करनी है आपको। समझ में आ रही बात मेरी? अब बहुत ही एकदम साधारण सा क्वेश्चन मैंने यहां से उठाया है। तो सबसे पहले मुझे वेग निकालना है। u आपके पास है, a आपके पास है, t आपको दे दिया, तो गति की प्रथम समीकरण लगा दूं। गति की, क्योंकि s तो है ही नहीं, बाकी दोनों समीकरणों में s आता है। देखो ये रही, इसमें s है, इसमें s है, s तो हमने को निकालनी है, s भी निकालनी है, तो s है नहीं, इसका मतलब दूसरी और तीसरी समीकरण तो लगनी नहीं है, तो पहली समीकरण ही लगानी पड़ेगी। तो पहली समीकरण क्या है बताओ? फर्स्ट समीकरण v बराबर u प्लस AT। अब फटाफट मान रख दो। u का मान कितना है? 4, a का मान कितना है? 2, t का मान कितना है? 5। ठीक है, अब वैल्यू रखो, तो v बराबर कितना आ जाएगा? 5 × 10 + 4 कितने हो गए? 14 मीटर प्रति सेकंड। ये वेग आ गया, ये अपना पहला उत्तर आ गया। समझ में आ गई बात मेरी? अब अगला मैं आंसर निकालने के लिए क्या करूंगा? अगला आंसर निकालने के लिए मुझे s दूरी चाहिए। अब देखो, अब आपके पास खुला ऑप्शन है, v आपने निकाल लिया, u आपके पास है, t आपके पास है, s निकालना है, a आपके पास है। जो चाहे वो इक्वेशन लगाओ, चाहे दूसरी लगा दो, चाहे तीसरी लगा दो, उत्तर समान आएगा, क्योंकि समय भी है ना हमारे पास। समझ में आ रही बात मेरी? समय भी दिया हुआ है, तो आप जो समीकरण चाहो वो लगा सकते हो। जब मैं समीकरण नंबर 2 यूज में ले रहा हूँ, समीकरण सेकंड से, गति समीकरण, गति की सेकंड समीकरण यूज में ले रहा हूँ। ठीक है, कौन सी है बताना? s बराबर ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। s तो निकालना है, u का मान कितना है? 4, t का मान कितना है? 5, हाफ a का मान कितना है? 2, t का मान कितना है? 5 का स्क्वायर। तो s बराबर आ जाएगा 5 × 4 20, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर 25, यानी s बराबर आएगा 45। और मात्र क्या लगाओगे दूरी का? मीटर। ये अपना दूसरा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो गति के समीकरण पर। यह सिर्फ एक अभ्यास का काम है। इन समीकरणों को बार बार यूज में लेना, इन पर प्रैक्टिस करना, इन पर क्वेश्चन करना, ज़्यादा से ज़्यादा इन समीकरणों पर आपको पकड़ मजबूत करवा देगा। प्रैक्टिस ही, अभ्यास करोगे तो ये आप लोग ये सवाल इस प्रकार के सोल्व कर सकते हो। और फिर इसमें कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि कौन सी समीकरण कहाँ लगाएं। तो मैंने बार बार यही बात कही आपसे कि जो मान दिए हुए हैं उन मानों को लिख लो, जो मान निकालना है वो मान लिख लो। उसके बाद देखो कि आपको कौन सा मान, कौन सी समीकरण इन वैल्यू में एडजस्ट हो रही है, वो समीकरण आप अप्लाई करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे के नए वीडियो में मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल भी इनके संबंध में करवाने की कोशिश करूंगा और एक नया टॉपिक अपने उठाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पूरा देखें और कंप्लीट तैयारी करने की कोशिश करें। नए बच्चे हैं वो पुराने वीडियो भी ज़रूर देखें। पुराने वीडियो में बहुत ज़्यादा मैंने पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। शायद जो नए बच्चे हैं उनको वो एक बार समझ में नहीं आए, तो उसके लिए आप बार बार वीडियो देखें। आपको करना तो कुछ है नहीं, ठीक है? आपका कोई इसमें खर्चा नहीं लग रहा, कोई पैसे नहीं लग रहे, आपको बस सिर्फ वीडियो देखने हैं, घर पे बैठ के तैयारी करनी है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी, समझ में भी आएंगी। तो आगे की वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।